Hello, good morning everyone. So today we are going to start our new chapter of civics, chapter number 1 on equality. First topic is equality in Indian democracy. The Indian constitution recognizes every person as equal. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो ये रिकॉग्नाइज़ करती है कि जो सारे पर्सन्स हैं, सारे लोग हैं, वो इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है. दिस मीन्स दैट अब इक्वालिटी का या फिर इक्वल का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे इंडिया में. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल, इसका मतलब है कि जो सारे इंडिविजुअल्स हैं, सारे लोग हैं इन द कंट्री में, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. सारे जो इंडिविजुअल्स हैं हमारी कंट्री में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सारे क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी की जगह ही नहीं दिखाई हुई है, कोई भी भेदभाव की जगह नहीं दिखाई हुई है. इट डजंट, बिल्कुल भी नहीं. बट एटलीस्ट in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. हमारे इंडिया में, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में, जो इक्वालिटी की जो भी रूल्स हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या संविधान लागू किया गया है, ये सारे पर्सन्स के लिए किया गया है. while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. पहले कोई भी ऐसे लॉ नहीं बनाए हुए थे जिससे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से, या फिर जो उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता था उनसे बचाने के लिए कोई भी पहले लॉ नहीं बनाए हुए थे पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए. that are several that work to see the people are treated with dignity and equals. और जो भी पीपल काम करते थे या मजदूरी करते थे, वो भी उनके कास्ट, रिलीजन, सब पे, सबको देख के, जाति धर्म को देख के, उसके ऊपर उनको जज करके उनको काम दिया जाता था या फिर काम करने के लिए बोला जाता था. बट पहले ऐसा, क्योंकि लोग पहले कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था किसी भी चीज़ के लिए, तो पहले कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए गए, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई पीपल्स को, डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया गया. बट आगे क्या हुआ वो देखते हैं. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. इस इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हैं हमारे संविधान में लाए गए. फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. पहली चीज़ क्या थी, सारे इक्वल हैं, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, सब इक्वल हैं लॉ के बिफोर. What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. अब जो इसका मतलब क्या है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, ये तो हमने पढ़ लिया. ये बट इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सारे पर्सन्स हैं इंडिया के, हमारी कंट्री के, उन्होंने, जैसे कांता है, कांता आपने पीछे एक स्टोरी पढ़ी होगी, इस चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है, वो स्टोरी मैंने चैप्टर में इंक्लूड नहीं की है. अगर आप में से किसी को समझना हो स्टोरी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मैंने डायरेक्ट चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जहाँ से मेन चैप्टर है, वो स्टोरी थी पीछे, तो मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा उसको समझाना. बट वो स्टोरी है तो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी. बट अगर नहीं आए फॉर वंस टाइम तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी. कांता एक डोमेस्टिक वर्कर थी जिसके साथ भी सेम कानून लागू किया गया था कंट्री में. चूँकि वो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, सिर्फ एक घर में काम करने वाली एक मेड थी, तो उसके साथ हम अलग व्यवहार कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया ऐसा. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेयर दे आर फीमेल और मेल. अब सेकेंड चीज़ क्या है, फर्स्ट तो ये था कि जो एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, और सेकेंड क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा, भेदभाव नहीं किया जा रहा. किसके अगेंस्ट, किस बेसिस पे, उनके जाति, धर्म, कलर, अब काला है, कोई गोरा है,
कोई इस जाति का है, कोई उस जाति का है, कोई वहाँ पे किसी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, किसी का पाकिस्तान में हुआ, किसी का कहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, मतलब किसी का भी प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, कास्ट को लेके, रेस को लेके, रिलीजन को लेके, या फिर वो मेल है फीमेल है, इस बेसिस पे उनको जज नहीं किया जाता था या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, भेदभाव नहीं किया जाता था। थर्ड चीज़ क्या है अब इसमें? थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ access टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। सारे जो पर्सन्स थे उनको सारे पब्लिक प्लेसेस पे जाने की अनुमति थी। ये नहीं कि हाँ तुम गोरे हो तो तुम जा सकते हो प्लेग्राउंड में, तुम काले हो तो तुम नहीं जा सकते, तुम गोरे हो तो तुम होटल में जा सकते हो, तुम काले हो तो तुम ज़मीन पे बैठ के भोजन करो। ऐसा कोई रूल नहीं था, सबके लिए सेम रूल था, सब लोग हर जगह जा सकते थे, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो, कहीं भी हो। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। जो सारे पर्सन्स थे वो यूज़ कर सकते थे पब्लिकली जो अवेलेबल किया गया है। वेल मतलब कुआं, रोड्स, बाथिंग घाट है, नहाने के लिए कोई घाट है या फिर रोड है, या जो पब्लिक के लिए कुएं वगैरह बनाए गए हैं। ऐसा नहीं था कि आप दलित हैं तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप ब्राह्मण हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हर लोग हर चीज़ का यूज़ कर सकता था, हर चीज़ का बेनिफिट उठा सकता था। फोर्थ क्या था? अनटचएबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। अनटचएबिलिटी, छुआछूत आप समझ सकते हैं छुआछूत किसे कहते हैं। तो फोर्थ नंबर पे यही था कि जो छुआछूत था उसको भी एबोलिश किया गया था, उसको भी हटाया गया था। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is the first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. अब दो तरीके बताए गवर्नमेंट ने कि चलिए हम इन दो तरीक़ों से ना इक्वालिटी को जो है और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने संविधान में गारंटी लेते हैं कि हम इसको लागू कर दिया जाएगा। तो जो कि छुआछूत हो रहा था, अनटचेबिलिटी हो रही थी, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लोगों के साथ, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं या फिर कोई भी हम स्कीम लॉन्च कर देते हैं हेल्प करने के लिए पीपल की। अब गवर्नमेंट अगर मान लो कोई स्कीम लॉन्च कर रही है या फिर कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है तो इससे बेनिफिट किसका होगा? जनता का ही तो होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज बनाए गए इंडिया में प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन्स के राइट्स को और उनको इक्वली ट्रीट करने के लिए। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप अर्ली स्कीम्स to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने कुछ लॉ ऐड करे, कुछ कानून को जोड़ा गया, इसमें गवर्नमेंट ने सेट किया कुछ स्कीम्स इम्प्रूव करने के लिए लोगों के रहन सहन को, जीवन को, और उनको अनइक्वली जो ट्रीट किया जाता था बहुत सदियों तक, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया या फिर भेदभाव किया गया, उन सबको ख़त्म करने के लिए या फिर उन सबको सुधारने के लिए कुछ लॉज ऐड किए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had these in the past. कुछ स्कीम्स ऐसे थे, या फिर जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किए वो सारे स्कीम्स ऐसे थे जिसकी बहुत ज़्यादा ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि ये जो भी पास्ट में नहीं हो पाया वो अब हो रहा है उनकी लाइफ में। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। एक स्टेप गवर्नमेंट ने ये उठाया कि उन्होंने क्या किया, एक मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम उन्होंने लॉन्च किया। जैसे कि दिस रेफर्स टू द अब मिड डे मील स्कीम में था क्या वो हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। पहले हम ये रीड कर लेते हैं पैराग्राफ। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम, ये रेफर करता है एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे ना स्कूल्स में, उन बच्चों को लंच में खाना, जैसे कोई बच्चा है वो लंच नहीं लेके आ पाता था, या फिर अगर उनके माँ बाप हैं वो काम पे जाते थे उनके पेरेंट्स, तो उनको सुबह स्टार्टिंग में मतलब जल्दी जल्दी जाना पड़ता था काम पे, तो वो अपने बच्चों को लंच नहीं दे पाते थे। तो बच्चों को क्या करना पड़ता था, लंच में अपने घर आना पड़ता था। और पहले के स्कूल्स तो इतने दूर होते थे, घर से बहुत दूर होते थे। वो अगर घर पे खाना खाने के लिए जाते थे ना, लंच करने के लिए, तो उनको वापस स्कूल आने की हिम्मत नहीं होती थी गर्मी में, चाहे ठंडी क्यों ना हो,
ठंड हो या गर्मी हो, दूर से इंसान कितनी दूर, बहुत दूर होते थे पहले के स्कूल्स, इतने दूर बच्चा अकेले जाके आ जाएगा वापस, ये तो पॉसिबल नहीं था ना। तो बच्चा अगर घर पे जाता था लंच करने के लिए तो वो अपने घर पे ही रह जाता था, जिस वजह से क्या होता था कि बच्चे की जो अटेंडेंस है वो पूरी नहीं लग पाती थी। और जो बच्चे की माँ बाप हैं जो अपने काम पे जाते थे, उनको भी अपने काम से, जो मदर है उसकी बच्चे की, उसको अपने काम से आना पड़ता था घर पे बच्चों को खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, लंच में फीड कराने के लिए। तो फिर मदर भी जो है वो अपने काम से डिस्टर्ब हो जाती थी, अपने वर्क से डिस्टर्ब होती थी। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु एक ऐसा फर्स्ट स्टेट था इंडिया का जिसने इस स्कीम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल द गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सारे स्टेट के गवर्नमेंट्स को बोल दिया कि आप भी इस प्रोग्राम्स को हर स्कूल्स में जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। इस प्रोग्राम के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हुए, मतलब कि ये प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट ने चलाया तो इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए, इससे फ़ायदा भी हुआ लोगों का। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। जो बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ज़्यादातर लोग पुअर ही होते थे, तो उनके लिए खाना अफोर्ड कर पाना एक तो पॉसिबल नहीं था, तो वो खाना नहीं खा पाते थे, भूखे पेट रहते थे, उनसे उनका कंसंट्रेशन नहीं होता था पढ़ाई में, जिससे बच्चा पढ़ नहीं पाता था, उनसे उनकी अटेंडेंस पे और पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, ये स्कीम चलाने से जो बच्चे हैं वो डेली के डेली स्कूल आने लगे, अपनी रेगुलर अटेंडेंस लगाने लगे और उनको भरपेट खाना भी मिलने लगा। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नोट टू रिटर्न स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। टीचर ने बताया एक रिपोर्ट में कि जब पहले बच्चे घर पे जाते थे लंच के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, वो वापस स्कूल नहीं आते थे घर से, और बल्कि जब अब चलाया गया है ये मिड डे मील प्रोग्राम, तो सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में ही अपना लंच कर लेते हैं, जो कि उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। जो मदर है बच्चों की, जिनको अपने काम में दखल अंदाजी करके अपने बच्चों को फीड कराने के लिए घर पे आना पड़ता था डे में, वो अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि अब उनके बच्चों को हम स्कूल वाले ही फीड कराने लगे मिड डे मील प्रोग्राम से। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट prejudices because children of all the caste in the school eat this meal together। इस प्रोग्राम से जो चिल्ड्रन थे उनको भी हेल्प हुई, उनके कास्ट प्रेजुडिस में भी, बिकॉज जो सारे चिल्ड्रंस थे वो अलग अलग कास्ट के थे। जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं, चाहे वो आज के टाइम में ही आप देख लो, सारे सेम कास्ट के तो नहीं होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं। तो सारे बच्चे अलग अलग कास्ट के एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक बहुत ही छोटे जगह पे सारे बच्चे एक साथ खाना खाते थे। कितनी सौभाग्य की बात होगी उनके लिए। जबकि उस ज़माने में क्या था कि दलित बच्चे अलग खाते थे और बाकी अपर कास्ट के बच्चे अलग खाना खाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ खाना खाते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, इक्वालिटी थी वहाँ पे। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। जो दलित वुमेन थी उनको रखा गया था खाना बनाने के लिए, खाना कुक करने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स वो ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो हेल्प करती थी बच्चों के भूख को भगाने के लिए, बच्चे के भूख को कम करने के लिए। जो बहुत गरीब बच्चे थे वो भूखे रहते थे, भूखे रहने की वजह से वो अपने स्कूल में आते तो थे लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि उनका जो पेट है वो खाली रहता था, बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। तो इसलिए अब जो कि मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया तो उनका पेट भरने लगा, तो उनका पूरा कंसंट्रेशन उनकी पढ़ाई पे होने लगा और वो फुल अटेंडेंस भी अपने लगाने लगे। बहुत बेनिफिट हुआ इनसे बच्चों का और मदर्स का भी। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।